हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज रेडॉक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने टाइट्रेशन पढ़े, एसिड बेस टाइट्रेशन देखे, उन पर हमने प्रॉब्लम्स करी, क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके के बनते हैं, हमने सारी चीजें देख ली, एक एक प्रॉब्लम जो है वो हमने देखी थी। आज की क्लास जो है वो होने वाली है टाइट्रेशन पर ही है, लेकिन आज हम बात करेंगे भैया रेडॉक्स टाइट्रेशन की। ठीक है, तो देखो क्या रेडॉक्स टाइट्रेशन हम स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है भैया। रेडॉक्स टाइट्रेशन में मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि ये सेम टू सेम किसके जैसा है, ये सेम टू सेम जो है वो एसिड बेस टाइट्रेशन के जैसा ही है। क्या लास्ट क्लास में जो है वो हमने एसिड बेस टाइट्रेशन में रिएक्शन करवाई थी एसिड और बेस की, तो एंड पॉइंट पर एसिड बेस के जो इक्विवेलेंट थे वो हमने इक्वल कर दिए थे। अब जो है वो हम रिएक्शन करवाएंगे बेसिकली किसकी, OA और RA की। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन करवाएंगे। तो यहां पर जो है ना वो हम रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विल अकर्स बिटवीन RA या OA एंड RA, ठीक है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और वही कंसेप्ट वही कि एट एंड पॉइंट, ठीक है, हम ये बोलेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिस विल बिकम्स इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कि ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो इनके आपस में क्या कर दो, इक्वल कर दो, तो जो है वो हमारा काम हो जाएगा कि OA और RA का टाइट्रेशन करवाना है और एंड पॉइंट पर जो है दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करने हैं। ठीक है, अब देखो जरा कि यहां पर आगे बढ़ने से पहले एसिड बेस टाइट्रेशन में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल सा काम होता है, हमें पता है एसिड कितने H+ दे रहा है, कितने H+ रिलीज कर रहा है, वो हमें जो है पता होता है। अब यहां पर OA और RA, यहां पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, जो एसिडिक मीडियम में जो है वो वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, बेसिक में कितना होता है, न्यूट्रल में कितना होता है, या ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से चेंज होगी, तो ये चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेगी। तो ये टॉपिक पर क्वेश्चन करने से पहले हम एक छोटा सा जनरल टॉपिक पढ़ना चाहेंगे। देखो जरा पहले वो हमें पढ़ना है ना, और हेडिंग है सम जनरल ऑक्सीडाइजिंग OA एंड RA। ठीक है, कुछ जनरल जो है वो अपने पास OA और RA है, हमें इन पर फोकस करना है। सबसे पहला अपने पास होता है भैया KMnO4, ठीक है, यानी बोले तो पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है। अब ध्यान से देखो पोटेशियम परमैंगनेट, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट जो है वो भी कई बार काम में आ जाता है, 158 इसका होता है। और इसमें आप ध्यान से देखो KMnO4 जो है ना वो अपनी +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और ये मैं पहले बता चुका हूं आपको कि कोई भी एलिमेंट अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो केवल और केवल किसकी तरह काम करता है, ये काम करता है ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये केवल और केवल OA की तरह काम करता है ना। और अब अगर KMnO4 OA है तो आप इसको ध्यान से देखो, KMnO4 +7 ये खुद तो OA होगा, और इसका टाइट्रेशन हम किसके साथ करवाएंगे, किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ करवाएंगे जो खुद क्या होगा, RA की तरह बिहेव कर सकता है। ये टाइट्रेशन तो OA और RA का होना है ना, फाइनली OA + OA का तो टाइट्रेशन कभी होगा नहीं, तो साथ में जो है आपने लिया रिड्यूसिंग एजेंट। अब भाई हमें तो जो है वो KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर चाहिए, तो वैलेंसी फैक्टर के लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि KMnO4 इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मिलकर किस में कन्वर्ट होगा। ध्यान रखो कि OA और RA का वैलेंसी फैक्टर निकालना मैंने आपको बताया था, और वो होता क्या है, वो होता है भैया जी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो यहां पर देखना जरा कि KMnO4 अपना ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज करेगा, ये चीज डिपेंड करती है मीडियम कैसा है। यहां एसिडिक मीडियम अगर है, एसिडिक मीडियम, तो भैया KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है Mn+7 से Mn+2 में। अब Mn+2 का कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे जनरली MnO होता है ना, तो भैया Mn+2 में ये कन्वर्ट होगा किसमें, एसिडिक मीडियम में। आप देखो +7 से कहां चला गया, +2 में चला गया, कितने का चेंज किया, 5 का चेंज किया। तो एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर KMnO4 का कितना होगा, 5 होगा। फिर भैया देखो यहां पर मैं बोलूंगा न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम बोल दो, या फिर वीकली बेसिक मीडियम, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम या वीकली बेसिक मीडियम में आपको यह ध्यान में रखना है Mn कन्वर्ट होता है भैया जी Mn+5
4 में, +7 से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में चला जाएगा। और आप देखो +7 से +4 में कितने का चेंज हुआ, 3 का चेंज हुआ, तो वैलेंसी फैक्टर यहां पर कितना होता है, 3 होता है। एसिडिक मीडियम में 5, और लास्ट जो हो अपने पास भैया स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम है तो वहां पर ये कन्वर्ट होता है भैया जी Mn+6 में, यानी कि कितने का चेंज, 1 का चेंज, तो वैलेंस फैक्टर कितना, 1। ये KMnO4 के बारे में ध्यान में रखना, कई बार भूल जाते हैं कि यार एसिडिक में कितना, बेसिक में कितना, तो इसके लिए आप बन्ना को याद कर लेना, बन्ना 135, बन्ना 135, ये लो जी ट्रिक मैंने बता दी, बन्ना 135 के बेसिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, न्यूट्रल में कितना होता है, 3 होता है, एसिडिक में कितना होता है, 5 होता है। अब देखो जरा कि नीट में भी जो है इस पर क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, है ना, KMnO4 पर। तो बेसिकली जो है वो KMnO4 के बारे में ये चीज ध्यान में रखो, बेसिक मीडियम वैलेंसी फैक्टर KMnO4 का 1, न्यूट्रल में 3 होगा, एसिडिक में कितना होगा, 5 होगा। क्लियर है बात। तो ये तो है भैया सबसे पहला अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि क्या है, KMnO4, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। और देखो किस किस के बारे में आपको ध्यान में रखना, जो ज्यादा जरूरी है ना, हम पहले उनकी ही बात करेंगे। तो हमारे पास जो है वो सेकंड है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है भैया 294, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया। फिर आप देखो कि K2Cr2O7 में क्रोमियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है। अगेन वही बात कि अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये केवल किसकी तरह काम करेगा, केवल ये OA हो सकता है। कहने का मतलब वही कि K2Cr2O7 साथ में अगर कोई आ जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी साथ में अगर आ जाए कोई रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका टाइट्रेशन तो हम केवल किसके साथ करवाएंगे, केवल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवाएंगे। ये खुद तो OA है। अब वही बात कि भैया ये चीज किस में कन्वर्ट होगा, ये चीज डिपेंड करती है मीडियम कैसा है। तो ये देखा जाता है कि अगर मीडियम एसिडिक है, एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट होता है Cr+3, और बेसिक मीडियम अगर है तो भैया बेसिक मीडियम में भी ये कन्वर्ट होता है Cr+3 में। जनरली हम K2Cr2O7 को न्यूट्रल में काम में नहीं लेते हैं। तो भैया देखो एसिडिक मीडियम में +6 से +3 में चला गया, कितने का चेंज हुआ, 3 का। अब एक क्रोमियम ने 3 का चेंज किया तो टोटल चेंज कितना होगा, 6 का, यानी यहां पर वैलेंसी फैक्टर होगा 6 और यहां पर भी वैलेंसी फैक्टर 6 होगा। तो K2Cr2O7 चाहे मीडियम एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, आपको वैलेंसी फैक्टर कितना लेना है, इसका 6 लेना है। तीसरा जो है वो बहुत ही जरूरी केस भैया जी H2O2, ठीक है। ये अक्सर जो है वो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से नीट में क्वेश्चन आया, अभी बताता हूं क्वेश्चन क्या था। तो H2O2 जो है ना, ये अपने पास है, आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन, क्या नाम होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना होता है पता ही है आपको, 34। आपको ये पता ही है H2O2 में ऑक्सीजन जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -1 में है। तो ये अगर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो भैया ये OA की तरह भी काम कर सकता है और ये RA की तरह भी काम कर सकता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है साथ में कौन है ना। तो मैं ये कहता हूं कि देखो H2O2 अगर काम करेगा OA की तरह, ठीक है, तो इसके साथ में आपको किसका टाइट्रेशन करवाना है, RA का, है ना। क्या इसको OA की तरह यूज कर रहे हो तो आपको साथ में क्या लेना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो भैया ये रिड्यूसिंग एजेंट H2O2 का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। अभी ऑक्सीजन -1 में है और जब ये रिडक्शन करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, H2O2 कन्वर्ट होगा किसमें, -2 में। याद रखो H2O2 की बैलेंसिंग में भी मैंने आपको कहा था कि इस पर फोकस करना है, H2O2 पर, है ना। तो H2O2 बहुत ही जरूरी कंपाउंड है। तो भैया अगर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो इसका कौन सा प्रोडक्ट हम कंसीडर करते हैं, हम H2O2 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, H2O में। मैं वापस से अपनी बात बोल देता हूं कि इफ H2O2 acts as oxidizing agent then H2O2 will converts into H2O। ये H2O में कन्वर्ट होगा, हम ये मान के चलेंगे कि इससे क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्लियर है बात। तो अब देखो जरा कि -1 से -2 में गया, कितने का चेंज हुआ, एक ऑक्सीजन ने 1 का चेंज किया तो टोटल चेंज कितना आएगा, 2, यानी कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर भैया देखो जरा कि H2O2 मैंने कहा ये दोनों की तरह काम करता है। तो अब अगर H2O2 के साथ आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो अब ये खुद क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा भैया रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। अभी ऑक्सीजन हमारा -1 में है और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो -1 से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, 0 में, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। -1 से चला गया किसमें, 0 में,
तो ध्यान रखो -1 से 0 में जा रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। -1 से 0 कितने का चेंज हुआ? 1 का। 1 ने 1 का चेंज किया तो टोटल चेंज होगा 2 का। तो यहां पर वैलेंस फैक्टर कितना है? 2 है। तो H2O2 जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो इसका कौन सा प्रोडक्ट हम कंसीडर करते हैं? O2 कंसीडर करते हैं। और H2O2 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो इसका कौन सा प्रोडक्ट आपको बनाना है? H2O बनाना है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट H2O2। चाहे ये OA की तरह काम करे, चाहे ये RA की तरह काम करे, वैलेंस फैक्टर इसका हमेशा कितना होता है? 2। डिसप्रपोर्शनेशन में H2O2 का वैलेंस फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। H2O2 अगर डिसप्रपोर्शनेट हो रहा है ना तो वैलेंस फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं अपनी बात शायद ठीक से बोल पा रहा हूं। तो ये है H2O2। अब देखो कि एक बार नीट में जो क्वेश्चन आया ना वो मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा जो है मुझे एक्जैक्टली पूरा तो याद नहीं है, लेकिन मोटा मोटी जो है मुझे क्वेश्चन याद है कि एक रिएक्शन दी H2O2 साथ में O3, ठीक है, और अगर साथ में O3 है, इधर बना O2 और समथिंग H2O समथिंग कुछ ऐसे। एक और रिएक्शन है Ag2O साथ में H2O2 इज कन्वर्टिंग इनटू Ag एंड, और साथ में जो है वो आपको ये दे दिया O2, ठीक है, और साथ में H2O, ठीक है। इस तरीके की 2 रिएक्शन दी थी। बैलेंस ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, मतलब कर क्या नहीं पा रहा हूं, मुझे बैलेंस करनी नहीं है, बस एक आइडिया दे रहा हूं कि क्वेश्चन क्या था। आपको ये बोला कि इन रिएक्शन में H2O2 जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, दोनों रिएक्शन में किसकी तरह बिहेव कर रहा है। तो आप याद करो जब मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे तो मैंने आपको कहा था कि जो O3 होता है ना, ओजोन, ये तो क्या होता है? हमेशा OA ही होता है, क्योंकि ये नेजेड ऑक्सीजन देता है। और ये OA है तो इसके साथ H2O2 किसकी तरह काम करेगा? RA की तरह काम करेगा। और नीचे वाले रिएक्शन में जो है वो कोई जरूरी नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। देखो ये +1 से ये चला गया किसमें? 0 में। तो Ag2O का क्या हो गया? एक तरीके से रिडक्शन हो गया। तो यहां पर भी ये क्या है? RA है। तो भैया ये दोनों रिएक्शन में किसकी तरह काम करता है? RA की तरह काम कर रहा है। ये क्वेश्चन था किसका? नीट का, जिसमें आपको पूछा था इन दोनों रिएक्शन में H2O2 किसकी तरह काम करता है। एक ऑप्शन दे दिया दोनों में OA, एक में दोनों में RA, एक में OA और RA, एक में RA और OA। इस तरह का क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। H2O2 दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, और अगर OA की तरह काम कर रहा है तो भी वैलेंस फैक्टर 2, RA की तरह काम कर रहा है तो भी वैलेंस फैक्टर 2, ठीक है। तो भैया ये है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला रिएजेंट है हम उसकी बात करते हैं। देखो जरा, ये आपने नोट कर लिया होगा। हाँ, तो अपने पास अगला जो रिएजेंट है 4 नंबर, भैया ये हम लेते हैं H2C2O4। दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है? 90 होता है। अब देखो कि H2C2O4, ठीक है, यहां कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसकी खास बात यह है कि दिस कंपाउंड विल एक्ट एज, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि विथ बेस, ठीक है, ये एक्ट करेगा, एक्ट्स एज एसिड। बेस के साथ ये किसकी तरह काम करेगा? एसिड के साथ। तो H2C2O4 को आप उधर एसिड बेस टाइट्रेशन में भी काम में ले सकते हो। दूसरा जो है वो H2C2O4, अगर मैं बात करूं ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा? 2 होगा, है ना। दिस इज फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अगर क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं हो तो हम तो हमेशा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर H2C2O4 भैया विथ OA, अगर आपने साथ में जो है वो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है, ध्यान से देखिएगा, ये +3 में है तो ये OA की तरह भी काम कर सकता है, ये RA की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि कार्बन अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों की तरह काम कर सकता है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ काम में ले रहे हो इसको, तो दिस विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और भैया इस केस में आपको ध्यान में रखना है H2C2O4 साथ में आपने ले लिया कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये खुद है रिड्यूसिंग एजेंट, ये +3 है। और भैया रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कार्बन के पास एक की चॉइस है, वो है +3 से +4 में जाने की, क्योंकि कार्बन की हाईएस्ट कितनी होती है? +4 ही होती है, और +4 में जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? CO2 में। तो ध्यान रखना कि अगर H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड है तो इससे क्या बनता है? CO2 बनता है, और ये चला गया किसमें? +4 में। आप देखो +3 से +4 में गया, कितने का चेंज किया? 1 का। तो मुझे बता दो टोटल चेंज कितना होगा? टोटल चेंज होगा 2 का, यानी इस केस में वैलेंस फैक्टर विल बी 2, ठीक है। फिर भैया अगर मैं बात करूं विथ RA, अगर आपने H2C2O4 को किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ काम में ले लिया तो ये किसकी तरह काम करेगा? एक्ट
एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब +3 से ये +2 में भी जा सकता है, +1 में, 0 में, -4 तक जा सकता है रिड्यूस होकर। ठीक है, तो भैया यहां पर प्रोडक्ट कोई फिक्स नहीं है, प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन बना के देगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना है, बैलेंस फैक्टर चूज करना है। तो ये हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, कई बार लिखा होता है क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, इधर देखो, क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। तो क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड बेसिकली हमारे पास होता है भैया H2C2O4 साथ में 2H2, इसको हम बोलते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट इसका हो जाता है 126। ठीक है, बाकी रिएक्शन सेम टू सेम जो है ये कैसी देता है, रिएक्शन जो है बिल्कुल ऐसी, इसका भी वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, किसके साथ, बेस के साथ, और इसका भी वैलेंसी फैक्टर जो है कितना होगा, 2 होगा, किसके साथ, एसिड के साथ, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। क्लियर है बात। तो भैया बाकी जो हो कैलकुलेशन जब भी हो तो आपको मोलर मास कितना लेना है, यहां पर 126, और केवल ऑक्जेलिक एसिड बोले तो मोलर मास कितना, 90। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड के बाद में अगला जो है ना, ये है भैया बहुत ही जरूरी चीज, कई बार क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, है ना, मोहर सॉल्ट। देखो जी, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट क्या होता है भैया, मोहर सॉल्ट हम बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट को, यह मोहर सॉल्ट होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 392। ठीक है, फॉर्मूला इसका होता है FeSO4.NH4 ये होता है मोहर सॉल्ट। अब इसमें केवल आपको इतना ध्यान में रखना है, इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं OA की, और साथ में जो है हमारे पास क्या है, मोहर सॉल्ट है, और मोहर सॉल्ट में जो है वो काम की चीज है Fe+2। तो इसमें जो OA क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है और Fe+2 को ऑक्सीडाइज करके किसमें भेज देता है, Fe+3 में। बस इतना ही, बाकी सब कचरा है। बाकी जो है वो अमोनियम जो है, जो अमोनियम आप देख रहे हो ये एज इट इज आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा, या अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, सल्फेट ही रहेगा, है ना, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, बस केवल किसका होता है, आयरन का +2 से +3 में चला जाता है। तो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 1, क्योंकि आयरन ने जो ओवरऑल कितने का चेंज किया, 1 का, है ना। ये हो गया मोहर सॉल्ट। और लास्ट हम देख लेते हैं यहां पर फेरस ऑक्सिलेट, फेरस ऑक्सिलेट। ठीक है, फेरस ऑक्सिलेट जो हो क्या होता है, ये होता है भैया FeC2O4। मॉलिक्यूलर वेट इसका हो जाएगा कितना, 144, ये मॉलिक्यूलर वेट है। अब देखो कि अगर कोई OA है और साथ में आप रिएक्शन करवा रहे हो फेरस ऑक्सिलेट की, इसकी बात पहले भी हमने करी है ना, तो OA इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। यहां आयरन +2 में है, कार्बन +3 में है, तो आयरन तो कन्वर्ट हो जाता है +3 में, और C2O4-2 अभी बताया था, ये जो ऑक्जेलिक आयन होता है या जो ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है, CO2। तो यहां पर आयरन का +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, यहां पर कार्बन +4 में चला गया। अब देखो कि +2 से +3, एक का चेंज तो किया किसने, आयरन ने, +3 से +4 एक का चेंज किया कार्बन ने, तो टोटल कार्बन का चेंज कितना होगा, 2 होगा। तो भैया टोटल 2 का चेंज तो मॉलिक्यूल में कार्बन कर रहा है, और एक का चेंज कौन कर रहा है, आयरन कर रहा है। तो टोटल इसका वैलेंसी फैक्टर यहां पर कितना आएगा, 3 आएगा। तो बस यही ध्यान में रखना है कि फेरस ऑक्सिलेट का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 3 होता है। ये हमारे पास कुछ जनरल जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, ये अक्सर जो है वो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। अब देखो कि अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, कि अब जो है वो हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करनी है। क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही बनते हैं जैसे हमने एसिड बेस टाइट्रेशन में किए थे, देखना जरा। हाँ, तो देखो कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, कि जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 which is required to completely oxidize 1 mole of oxalic acid in acidic medium। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन सेम रेडॉक्स में या रेडॉक्स टाइट्रेशन में ठीक एसिड बेस टाइट्रेशन के जैसे ही क्वेश्चन बनते हैं।
रिएक्शन लिखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। आपको तो इतना ध्यान में रखना कि जो भी दो चीजें दे रखी है उनके ग्राम इक्विवेलेंट आपको इक्वल कर दें। तो मैं ये बोलूंगा, देखो जरा, कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, तो अब KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट आपको क्या पूछा है, इसके मोल पूछे हैं। तो मान लो इसके n मोल काम में आ रहे हैं, मोल इनटू एसिडिक मीडियम में इसका वैलेंस फैक्टर कितना होता है, 5 होता है। दूसरी तरफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड जो है इसका कितना मोल आपको ऑक्सीडाइज करना है, 1 मोल ऑक्सीडाइज करना है, और ऑक्जेलिक एसिड का वैलेंस फैक्टर कितना बता रखा है, 2। तो आंसर इज 2/5। तो आपको जो है वो KMnO4 के 2/5 मोल की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन आपको ऐसा भी दे सकता है, सेम क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोल दिया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7, है ना, या कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.05 मोलर K2Cr2O7 which is required for complete oxidation of 50 ml 0.01 molar ferrous oxalate in acidic medium। जैसे ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसा ही है ना। अब केवल आपको जो है वो कुछ नहीं करना, कोई रिएक्शन वगैरह नहीं लिखनी है, हमें ये पता है दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं बोलूंगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सीलेट। ठीक है, तो दोनों के हमने क्या कर दिए, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दिए। अब यहां पर K2Cr2O7 के लिए इस बार आपको क्या पूछा, वॉल्यूम, और इसकी मोलरिटी जो है वो आपको गिवन है। तो मैं यहां पर ये बोलूंगा, देखो मोलरिटी कितनी 0.05 N2। अब एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 के बारे में मैंने आपको बता रखा है, वैलेंस फैक्टर कितना होता है, 6। वॉल्यूम आपको निकालना, मान लो 20 ml काम में आया, है ना। तो ये तो ग्राम इक्विवेलेंट आ गए किसके, K2Cr2O7 के, या मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गए। अगर इधर मिलीग्राम इक्विवेलेंट है तो इधर भी क्या होनी चाहिए, मिलीग्राम इक्विवेलेंट ही होनी चाहिए। तो आप यहां पर देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हमें फेरस ऑक्सीलेट के चाहिए, तो फेरस ऑक्सीलेट के केस में आपको ये पता है इसका वैलेंस फैक्टर मैंने अभी लास्ट में बताया था कितना होता है, 3 होता है। और इसके लिए मोलरिटी आपको 0.01 दे रखी है, वैलेंस फैक्टर इज 3 एंड वॉल्यूम ऑफ फेरस ऑक्सीलेट इज 50। तो यहां पर जो है हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कितना आया 2, ये जो है कितनी बार जाएगा, ये 100 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम निकल के आया कितना, ये आ गया भैया 1/2 ml। ठीक है ना, तो दिस इज आंसर कि भाई आपको इसका जो केवल 1/2 ml की जरूरत पड़ेगी इसके 50 ml के लिए। तो ये एक तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पैटर्न है, सेम टू सेम जो है वही फॉर्मेशन या फिर वही क्वेश्चन की फॉर्मिंग होगी जो हमने एसिड बेस टाइट्रेशन में पढ़ी थी। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन हम और लेते हैं, फिर देखो जरा, ये छोटा सा यहाँ करेक्शन है, हाफ नहीं, ये आएगा 5 ml। ठीक से सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्टली जो कितना आएगा, 5 ml आएगा। मैं इसको जो है मिटा देता हूं, देखो जरा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन completely oxidize, which of the following can completely oxidize 0.1 molar 100 ml Mohr salt in acidic medium। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, जैसे पहला मैंने आपको दे दिया 0.05 मोलर 50 ml KMnO4, एक मैंने आपको ये दे दिया। सेकंड जो है वो हमारे पास है 0.1 मोलर 60 ml K2Cr2O7। ठीक है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है। एक मैंने आपको ये दे दिया कि 0.1 मोलर, ठीक है, और 20 ml KMnO4। ठीक है, और एक हमारे पास है 0.2 मोलर 10 ml KMnO4। अब देखो
क्या कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने के लिए हम एक काम करते हैं, इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट के मिलीग्राम इक्विवेलेंट के लिए 0.1 मोलरिटी, वैलेंसी फैक्टर मोहर सॉल्ट का कितना बताया 1, इंटू वॉल्यूम कितना है 100। तो इसके टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 10। अब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज तभी होगा जब जो OA आप ले रहे हो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, उसके भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने हो 10 ही हो। तो चेक करते हैं कहां मिलीग्राम इक्विवेलेंट 10 है। यहां पर मोलरिटी, पहले ऑप्शन में मोलरिटी है 0.05 इंटू वैलेंसी फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 इंटू कितना 50। चेक करो 10 आ रहा है क्या? ये 10 नहीं आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। सेकंड 0.1, वॉल्यूम इज 60 और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 6 होता है, ये भी 10 नहीं आ रहा है। तीसरे में चेक करते हैं 0.1 इंटू 20 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना है 5 है। यहां पर चेक करते हैं ये कितना आ रहा है भैया, ये हमारे पास आ रहा है कितना 10। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, थर्ड वाला हो सकता है। ये भी चेक कर लेते हैं 0.2 इंटू 10, वैलेंसी फैक्टर कितना है 5। ठीक है, तो भैया ये भी ऑप्शन हो सकता है। यहां पर भी कितना आ रहा है 10 और यहां पर भी कितना आ रहा है 10। तो यहां से भी आप इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर सकते हो, यहां से भी आप इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर सकते हो। ठीक है, तो भैया ये है हमारे पास एक तरीके से रेडॉक्स टाइट्रेशन का कंसेप्ट। यहां पर जो है वो एक और आता है, हम वो भी पढ़ लेते हैं। देखो आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, देखो जरा इसको तो मिटा रहा हूं। नेक्स्ट इज एक हेडिंग आपको लगानी है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन या आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। देखो जी क्या होता है कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडो जो वर्ड है ये रिलेटेड है भैया आयोडाइड से। ठीक है, और आयोडीमेट्रिक ये रिलेटेड है आयोडीन। ठीक है, दो चीजें, एक तो आयोडाइड होता है, एक आयोडीन होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है ना, इसमें तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आयोडाइड होगा, I- होगा, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, आयोडीन में। ठीक है, एक तो हमारे पास ऐसा है, दूसरा हमारे पास I2 होगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, I- में। तो दो टाइट्रेशन है, एक तो है हमारे पास आयोडीमेट्रिक, दूसरा आयोडोमेट्रिक। हमें इन दोनों को थोड़ा सा हम अगर ठीक से समझे तो हम दोनों को एक एक करके देखते हैं, देखिएगा। तो नेक्स्ट इज आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। देखो जी, हालांकि नीट के लिहाज से ये चीज ज्यादा कोई विशेष जरूरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जो है वो हमें ये चीज समझनी है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और कोई क्वेश्चन या कोई कंसेप्ट रह जाए ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो भैया देखो जरा कि सबसे पहले तो आप समझो कि आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है। आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है, ये एक डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है। डायरेक्ट टाइट्रेशन का मतलब यहां हमारे पास जो है ना वो कोई टाइट्रेंट होगा और एनालाइट के तौर पर हम क्या काम में लेंगे, I2 काम में लेंगे। ठीक है ना, तो हम I2 तो क्या काम में ले रहे हैं, एनालाइट। ठीक है, या फिर आप यूं कहो कि उल्टा कर लेते हैं, इसको तो आप टाइट्रेंट के तौर पर काम में लोगे। टाइट्रेंट है तो ये तो क्या है, ये तो इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, ये नॉन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इसका जो टाइट्रेशन है ये हम करवाएंगे किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये क्या है, अपने पास एनालाइट है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, ये इंफॉर्मेशन है भैया अननोन, यानी इसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, इसका वॉल्यूम जनरली हमें पता होगा। तो हम क्या करवाएंगे, जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहां ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहां I2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, I- में। तो भैया देखो जरा कि जो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन है इसमें हम फ्री आयोडीन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, आयोडाइड आयन में। दिस आयन इज नोन एज आयोडाइड आयन। ठीक है, तो इसमें हम I2 को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, I- में। अब देखो कि वही बात कि एट एंड पॉइंट, ठीक है, हम बोल देंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2। अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है बस उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दोगे, जो भी अननोन चीज है वो अपने आप आ जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो I2 है ना,
ये जो है इसको डायरेक्टली फ्री फॉर्म में काम में लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं लिख देता हूं इट इज डिफिकल्ट टू यूज फ्री I2। ठीक है, सो फर्स्ट वी डिसॉल्व I2 into KI सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भैया, देखो ये डिफिकल्ट होता है I2 को डायरेक्टली काम में लेना, तो हम पहले क्या करते हैं, इस I2 को KI के साथ मिलाकर KI3 सॉल्यूशन काम में लेते हैं। ठीक है, अब देखो कि बेसिकली इसमें हम करेंगे क्या, रेड्यूसिंग एजेंट है, साथ में KI3 है, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, I माइनस में, और जो रेड्यूसिंग एजेंट है इसका खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। KI3 धीरे धीरे टूट कर क्या करेगा, I2 देगा, और धीरे धीरे I2 जो है वो रेड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगी। दिस इज कॉल्ड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। एंड सेकंड इज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। देखो कि जो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है ये क्या होता है, इसको तो मैं मिटा रहा हूं, देखिएगा। सेकंड इज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। यहां हम क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। अभी हमने क्या किया था कि फ्री आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट किया था, अब हम क्या करेंगे कि आयोडो, या फिर आप यूं कहो कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है ना, तो यहां पर हम आयोडाइड जो होता है उसको आयोडीन में कन्वर्ट करेंगे। आयोडाइड आयन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आयोडीन में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास आयोडाइड आयन होता है। आयोडाइड आयन आप KI के फॉर्म में ले सकते हो, KI, यहां से आपको क्या मिलेगा, I माइनस मिलेगा। तो ये जो आयोडाइड सॉल्यूशन है ना, इसको जो है वो बेसिकली हमें इसकी रिएक्शन करवानी होती है भैया जी, आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो बेसिकली ये जो है ये क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो है वो हमने I माइनस की रिएक्शन OA के साथ करवा के किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको I2 में कन्वर्ट कर दिया। इस I2 को अब आपको टाइट्रेट करवाना है भैया जी हाइपो सॉल्यूशन के साथ, Na2S2O3, दिस इज कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन। इसके साथ आपको जो है इसकी रिएक्शन करवानी है I2 की। अब देखो होगा ये कि ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा I माइनस में, साथ में S4O6 माइनस 2, या फिर आप ये बोलो Na2S4O6, सोडियम टेट्राथायोस, मतलब सोडियम टेट्रा, तो रिएक्शन करवाएंगे तो ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सोडियम टेट्राथायोनेट में, और ये रिएक्शन होगी। अब इसमें देखो क्या चीज आपको बतानी होती है, ये जो सॉल्यूशन होता है ये स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब ये सॉल्यूशन होता है भैया नोन, यानी इसके बारे में हमें जानकारी होती है, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है और इसका वॉल्यूम भी हमें पता है। तो आप देखो कि अगर इसका कंसंट्रेशन वॉल्यूम हमें पता है तो हम ये बोलेंगे कि इस रिएक्शन में जब एंड पॉइंट आएगा तो यहां पर जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके होंगे, I2 के होंगे। अब ये जो I2 है ये हमने कहां से कलेक्ट करी है, यहां से कलेक्ट करिए, तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट इस I2 के होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके होंगे, OA के होंगे। ये OA होता है भैया जी अपने पास अननोन। ठीक है, तो हमें ओवरऑल इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कोई ना कोई चीज कैलकुलेट करनी होती है, वॉल्यूम या फिर आप बोल दो मोलरिटी या फिर मास वगैरह कैलकुलेट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस हाइपो सॉल्यूशन के ग्राम इक्विवेलेंट I2 के इक्वल कर देंगे, और इस I2 को हमने यहां से कलेक्ट किया है इसलिए इस I2 के ग्राम इक्विवेलेंट हम इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्वल करके सारी जो भी अननोन कैलकुलेशन है वो हम यहां से कर लेंगे। तो ये है भैया हमारे पास क्या, आयोडीमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आया होगा। देखो जरा, तो ये देखो ये जो आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन है इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये चीज क्वेश्चन से जो है बहुत आसान लगेगी आपको। देखो जरा है क्या, तो मैंने आपको ये कहा कि इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। ठीक है, आपको एक रिएक्शन मैंने दी है, Cu+2 प्लस I माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू Cu2I2 प्लस साथ में I2। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई, और इस I2 को जो है वो इसने सेकंड रिएक्शन में काम में ले लिया, Na2S2O3 इज कन्वर्टिंग इनटू Na2S4O6, और साथ में ये आपको दे दिया I माइनस। ये हमारे पास कोई रिएक्शन हो गई। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा बैलेंस, और ये हो गया 2Na। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। अब देखो ध्यान से, आपको गिवन ये है कि इफ 0.12
mole of CuSO4 was added in excess of Ki, and the liberated I2 was required 120 ml of hypo solution for complete reduction of I2 into I minus. Then calculate the molarity of hypo solution. ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको हाइपो सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। देखिएगा, तो देखो कि इसका जो आंसर है वो हम देखते हैं कि भाई क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से पढ़ो। मैं क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं। आपको बोल रहा है 0.1 मोल ऑफ CuSO4 वाज एडेड इन एक्सेस ऑफ Ki, यानी CuSO4 का मतलब है आपको Cu+2 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके मोल गिवन है कितने 0.12, ठीक है। और फिर आपको आगे बोल रखा है इसको Ki में ऐड कर दिया। Ki का मतलब है आयोडाइड सॉल्यूशन, तो आयोडाइड सॉल्यूशन में इसको ऐड कर दिया, ठीक है। फिर आगे आपको ये बोल रहा है 0.12 मोल ऑफ, फिर आगे बोल रहा है एंड द लिबरेटेड I2 वाज रिक्वायर्ड। अब यहां जितनी भी आयोडीन मिली ना, इस सारी आयोडीन को हमने जो हाइपो सॉल्यूशन के साथ क्या कर दिया, एक तरीके से रिड्यूस कर दिया। तो हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिड्यूस किया तो हम ये बोल रहे हैं कि 120 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज यूज्ड। आपको हाइपो सॉल्यूशन का जो है कितना काम में लिया, इसने जो 120 ml काम में लिया। तो अब आपको बोला भैया इस हाइपो सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन में या तो देखो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देके इसके बारे में पूछेगा, या इसके बारे में इंफॉर्मेशन देके इसके बारे में पूछेगा। आप याद करो मोल कंसेप्ट में सिक्वेंशियल रिएक्शन के जैसा ही काम आपको करता है। हम ये जानते हैं कि जितने यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट CuSO4 के काम में आएंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट जो किसके होंगे, I- के होंगे, उतने ही I2 के ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे। तो मैं ये बोलूंगा, देखो जरा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CuSO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2, ठीक है। तो CuSO4 के ग्राम इक्विवेलेंट मोल दे रखे 0.12, ठीक है, इनटू इसका वैलेंस फैक्टर ध्यान से देखो +2 से ये चला गया +1 में, यहां इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा 1 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2। तो मेरे पास जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 निकल के आ गए, कितने आ गए भैया 0.12, यानी इसके ग्राम इक्विवेलेंट आ गए कितने 0.12, ठीक है। फिर देखो यहां पर मैं अगेन बोलूंगा कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके होंगे, हाइपो सॉल्यूशन के होंगे। तो यहां पर मैं बोलूंगा देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, यहां पर मैं बोलूंगा I2, ठीक है। Na2S2O3 का वॉल्यूम गिवन है कितना 120, तो मोलरिटी मान लो कितनी है m। आपको ये तो पूछा कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ हाइपो सॉल्यूशन, ये +2 में है, +2 से चला गया कितना +2.5, कितने का चेंज किया 0.5 का, तो टोटल चेंज कितना होगा 1 का होगा। तो मोलरिटी 1, ये आगे नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम कितना है इसका 120, डिवाइड करना पड़ेगा किससे 1000 से, क्योंकि ये तो क्या है 120 ml है। तो अपन को जो किसमें लेना है, अब मैं तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000, ठीक है। और I2 के केस में जो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 0.12, ठीक है। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हुआ तो 12 से 12 कैंसिल, 100 कैंसिल, तो मोलरिटी आई कितनी 1। कहने का मतलब इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी 1 होगी। तो इसको हम बोलते हैं भैया आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। बहुत ही आसान सा काम है, क्वेश्चन से जो है वो मेरे ख्याल से ये बहुत ईजी हो गया होगा। एक बार अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिवाइंड करें, एक बार इसको दोबारा देखें, और फिर जो है वो एक बार इसके बारे में जो आप एनसीईआरटी भी देख लें, एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो भी पढ़ लें। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके समझ में आई होगी। तो नीट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं ये बोलूंगा कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिकली आपके लिए जो है वो क्लास रेडॉक्स की यहीं पर खत्म होती है। आपको जो है वो आप चाहे तो आगे के लेक्चर्स जो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जेई के स्टूडेंट्स के लिए अभी कुछ एक पॉइंट जो है वो इसमें बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं, एक तो हम यहां पर पढ़ेंगे भैया जी बैक टाइट्रेशन, ठीक है, एक हम पढ़ेंगे डबल इंडिकेटेड टाइट्रेशन, फिर हमें जो H2O2 के बारे में पढ़ना है, ओलियम के बारे में पढ़ना है, हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़नी है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास
और भी एक आधी जैसे परसेंटेज ऑफ फ्री क्लोरीन, ये टॉपिक पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक हम जो है वो इसमें कवर करेंगे। तो नीट के लिए जो है वो आपको इतना सफिशिएंट है, इतना ही पढ़ना है। आपकी जो भी रेस्पेक्टिव मॉड्यूल या जो भी आप सीट सॉल्व कर रहे हैं, जिस भी कोचिंग में है आप, वो सॉल्व करें, ठीक है ना। और यहां से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।